नमस्कार, आप सबों का स्वागत है अब बिहारी इन अमेरिका के इस एपिसोड में। धन्यवाद आपका, जो आपने पिछले सारे एपिसोड देखे और उसको सराहा भी, आपके कुछ कमेंट्स भी आए। इस बार इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि अरे, ये अमेरिका में बैठ के बिहार के बारे में क्यों भाषण दे रहे हैं? अगर इनको इतना ही पड़ा हुआ है तो बिहार में आके क्यों नहीं काम करते हैं? और ऐसा हमने बहुत बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महसूस किया है। हम आपको बता देते हैं कि हम अमेरिकी नागरिक हैं और बहुत दिनों से अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन हम उतने ही बिहारी हैं क्योंकि बिहार में जन्म हुआ और करीब 24-25 साल तक लगभग कॉन्टिन्यूअसली बिहार में रहे। मेरा भी उतना ही दायित्व बनता है जितना जो लोग बिहार में रह रहे हैं या चल फिर रहे हैं या बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि बिहार के बारे में चिंता करें, अपने देश के बारे में चिंता करें। अभी जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। ये मेरा जो एडॉप्टेड कंट्री है, जो हमारी कर्म भूमि रही है, जहां सही मायनों में हमने काम किया है इतने सालों तक, इसकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करें, यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में बात करें, और यहाँ पे चाहे वो नागरिकों के अधिकारों के हनन की बात हो, चाहे मानवाधिकारों के हनन की बात है, तो इन सब चीजों में अभी अमेरिका भी उतना ही सफर कर रहा है जितना विश्व के और देश जहां दक्षिणपंथी परंपरा ने अपना शासन जमाया है और उसको एक दिशा दे रहे हैं। जितनी सारी कंट्री को मैं जानता रहा हूं, फर्क इतना है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। और यहां भी एक बड़ा एजुकेटेड, अवेयर बट इनएक्टिव ग्रुप है जो ऐसा सोचता है कि जब तक ये समस्याएं मेरे दरवाजे पे नहीं पहुंचती हैं, हमारे घर में नहीं पहुंचती हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। ये मानना बहुत ही गलत है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत ही घातक है। इतिहास साक्षी है। तो आप चाहे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी का इतिहास देखें, रूस का इतिहास देखें, इटली का इतिहास देखें, जापान का इतिहास देखें, तो आपको लगेगा कि वहां भी एक बहुत बड़ा वर्ग था जिन्होंने, जब फाशीवादी शक्तियों का उदय होना शुरू हुआ, नागरिक अधिकारों का हनन होना शुरू हुआ, एक वर्ग को जब टारगेट किया गया, यहूदी लोगों को जर्मनी में, और भी सारे उन लोगों को जो श्वेत नहीं कहलाते थे, जब टारगेट किया गया, तो बहुत लोगों ने सोचा जब तक हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर और फाइनेंशियल प्रेजेंट सिक्योर्ड है, तब तक इन सब राजनीतिक पचड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो सबसे ज्यादा जर्मनी में हुआ जब नाजी पार्टी का उदय हुआ। तो
कई यहूदियों ने, कई जूइश लोगों ने तो उसको कोऑप्ट कर लिया, ये सोचकर कि अगर इनके साथ हम हो जाएंगे तो हो सकता है बाद में जब और लोगों को निकाला जाए और लोगों के साथ गंदा व्यवहार किया जाए तो हम बच जाएंगे। कईयों ने तो अपने बालों का जो कलर था उस कलर को भी रंग कर लिया सुनहरे बालों में, ताकि जब लोगों को पहचाना जा सके तो उनको बख्श दिया जाए। लेकिन अंत में वैसा ही हुआ जिसकी आशंका लोगों को थी। जब हिटलर के अनुयायियों ने, उनके फॉलोअर्स ने जब लोगों को चुन चुन के मारना और कंसंट्रेशन कैंप में जब भेजना शुरू किया, तो वो सुनहरे बालों वाले भी जूइश उतने ही कंसंट्रेशन कैंप में गए, उतने ही मरे जितना और लोग। अब तो ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि कुछ लोग जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की हत्या करने में और डिक्टेटोरियल रिजीम को फिर से बहाल करने में काफी इंटरेस्टेड हैं, वो लोग वो हॉलोकॉस्ट की जो स्टोरी है उसको भी डिनाई करना चाहते हैं। एक ऐसा काला अध्याय जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई, उसको भी मानना नहीं चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार और अमेरिका और अन्य देशों में ऐसा कुछ हो रहा है जिसको अगर हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं तो हमको टूथ एंड नेल फाइट करना होगा। पहले मैं सोचता था कि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, लोगों के साथ बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये इलीगल इमिग्रेशन की आड़ में जैसे ही शासन बना तो वो लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड था उनको यहां पे कुछ लोगों को डिटेन करना शुरू किया गया। अभी तो एक ऐसी परंपरा जिसके थ्रू मैं भी अमेरिका के सिटीजन बना और ना जाने कितने लोग बने हैं, इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। आप यहां पर रहें, फिर आपको जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो उसके 5 वर्षों के बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप चाहे उसका ग्रहण करें चाहे नहीं ग्रहण करें। इस प्रक्रिया से गुजर के जितने लोग यहाँ के सिटीजन बने हैं, ये प्रोसेस बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट था। इसके द्वारा जो लोग सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं उनकी सिटीजनशिप वैसे ही परमानेंट है जैसे कि बाय बर्थ सिटीजनशिप है, एक्सेप्ट आप कुछ ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा अन्य देशों में भी होता है। लेकिन अब तो उस पर भी सवाल है। इन सब चीजों की व्याख्या का ये मतलब है कि आपको एक कंट्री में जो राइट्स और प्रिविलेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार आपको मिल गए तो एक वो नैसर्गिक व्यवस्था है और जिंदगी भर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी लार्जली एग्जिस्ट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। जब सब लोगों ने मिलके सोचा है कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में अपनी श्रद्धा रखेंगे, उसको मानेंगे और उससे निकले हुए आदेशों को मानेंगे, तभी तक डेमोक्रेसी चलती है। ये कोई प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया नहीं है। इसमें सब लोगों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक संविधान बनाया, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे भारत में हो, और लोगों ने कहा कि भाई इस संविधान के अनुसार जो जो अधिकार दिए गए हैं
जो जो आपके कर्तव्य हैं उसमें आप विश्वास करके आगे बढ़ें, तो ये तभी तक चलता है जब हम सब लोग मिलके उसको रेस्पेक्ट करें। हम अमेरिका में तो देख ही रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है न इन संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखता है, न उनके आदेशों और उनके विचारों में विश्वास रखता है। वो एक व्यक्तिगत कल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और सबसे दुखद बात है कि जो दूसरा वर्ग है वो भी लगभग आधा या आधे से थोड़ा कम है, वो अपने स्वार्थों में इतना बंधा हुआ है कि इनका सवेरे से शाम तक मुखर विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग रोज सवेरे उठ के तैयार हो जाते हैं और काम पर निकलते हैं, वैसे ही जैसे कि पहले करते थे, और ये सोचकर जाते हैं कि जब तक मेरे घर में आकर कोई मेरे अधिकारों की अवहेलना नहीं करेगा, मुझे दंड नहीं देगा, तब तक हम सुरक्षित हैं। ये जान लीजिए, अगर हम सब ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं रखी और रोज इसका विरोध नहीं किया सवेरे से शाम तक या वीकेंड्स में, और वैसे लोगों को नहीं चुना जो कि फिर से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं और केवल अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं, बल्कि अपने पड़ोसी के अधिकारों और उनके कर्तव्यों की भी सराहना करते हैं और उसका साथ देते हैं, तो ऐसा भी दिन आएगा कि जैसे अतीत में न अधिकार रहे, न कर्तव्य रहे, न संवैधानिक संस्था रही, और लोगों को जबरदस्ती केवल विरोध करने के लिए, केवल अपना विचार व्यक्त करने के लिए जेलों में डाला गया, उनकी हत्याएं हुई। अभी जब मैं अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रेंड्स को देखता हूं तो उनमें इतनी ज्यादा शिथिलता आ गई है कि रोज जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स पे लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, तो वो एक कहावत है, जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो शायद वो पक्षी शुतुरमुर्ग है या टर्की है, वो उस तूफान का मुकाबला करने की बजाय अपना सर जमीन में डाल देता है कि अगर मैंने अपनी आंख मूंद ली तो ये तूफान शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो अभी मैं यहां भी देख रहा हूं, और अभी जो बिहार में एक चीज हो रही है जिसको एसआईआर कहा गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट का चुनावी वर्ष में संशोधन हो रहा है, जिसमें लोगों के नाम काटे जा रहे हैं आर्बिट्रेरी तरीके से, और बहुत सारे लोग चाहे वो राइट का सपोर्ट करें, लेफ्ट का सपोर्ट करें या बीच में हो, लेकिन उसको इन्होंने एक पार्टीशन मैटर मान लिया है और इसका कोई खास विरोध नहीं कर रहे हैं। जान लीजिए, ये भी एक सिनिस्टर डिजाइन है कि जो लोग पावर में हैं वो पावर को परपेचुएट करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि जो पावर में हैं उन्होंने संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया हुआ है, तो ये आपकी और हमारी भूल है। वो जमाना चला गया जब स्वतंत्रता के टाइम में और उसके पश्चात लोगों में आइडियल्स थे। अब वो किसी भी हद तक जाएंगे सत्ता को प्राप्त करने में, और इसको
अपने हाथों में बने रहने के लिए चाहे किस भी हद तक जाना पड़ेगा वो इसका प्रयास करेंगे। जान लीजिए कि कुछ लोग संविधान का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें उनकी आस्था है, उसमें उनका पूरा विश्वास है। वो इसलिए करते हैं कि ये उनकी बाध्यता है। सब लोगों को इस एसआईआर का विरोध करना चाहिए। इसलिए विरोध करना चाहिए कि ये जिस तरह से चुनावी वर्ष में लाया गया है वो ठीक नहीं है। आप संशोधन करें, आपके पास 4 साल था, आपने उस समय क्यों नहीं किया? आप संशोधन करते, लोगों को पर्याप्त टाइम देते, ताकि जिनका नाम किसी भी कारणों से कट गया हो तो उनके पास उसका प्रतिकार करने के लिए, उसको सही करने के लिए टाइम रहता। अब सोच लीजिए, बिहार के वो मजदूर, वो गरीब लोग जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। अगर वो लोग रोज नहीं कमाएगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो वो बच्चा, वो लड़का, वो युवक, वो वयस्क जो तमिलनाडु या महाराष्ट्र या पंजाब में है, उसके पास इतनी लग्जरी नहीं है कि वो जाके रोज बीएलओ को खोजे, उसको अपना आधार कार्ड दे और दुनिया भर के फॉर्म भरे। इसमें कई कई तो निरक्षर और इलिटरेट लोग हैं। तो इस साल में उनका नाम जोड़ना और काटना, इसको कैसे लोग देखेंगे? ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कोई इसका ये विरोध नहीं कर रहा कि जो मर जाए उन लोगों का नाम काट दीजिए, लेकिन विरोध इस बात का है कि ऐसा क्या था जो पिछले साल लोकसभा के चुनाव से पहले इसका परिमार्जन नहीं किया गया, और अब जब राज्य विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जब बिहार के मैदान में पहली बार कुछ क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव हैं, जिससे लोगों को डर लग रहा है, तो एसआईआर की व्यवस्था की गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी भी कुछ जागरूक लोग हैं, योगेंद्र यादव, जिनको लोगों ने हाशिए पर रख छोड़ा है, वो टूथ एंड नेल फाइट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। और ऐसी आशा है इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष फैसला लेगा और उन सारे लोगों को जो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, बिहार के वो बेटे जो बाहर में दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खट रहे हैं, ताकि उनके परिवार को बिहार में रोटी मिल सके, उनके बच्चे स्कूल जा सकें, उनको वोट देने की व्यवस्था हो, उनका वोट ना कटे। हमको न दक्षिणपंथी सोच से पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, न वामपंथी सोच से। हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम किसी भी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि
भारत को पहले 50-60 साल ये वामपंथी या मध्यम पंथ की विचारधाराओं ने लूटा है, और अब वही लोग अपना चोला बदल के 30-40% अपना लेवल बदल लिया है और कहते हैं कि भाई हम तो दक्षिण पंथी हैं, और अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए फिर से वो देश को लूट रहा है, राज्य को लूट रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, हम चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहे कितनी भी खामीपूर्ण है वो दूसरी सारी व्यवस्थाओं से अच्छी है, मोर रिप्रेजेंटेटिव है, और हम चाहेंगे कि मेरा ये देश जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक बहुत ही खूबसूरत देश है, वैसे ही जैसे भारत और बिहार है। यहां पर भी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, लोगों के विचार एक दूसरे से ना मिले, लेकिन लोगों में इतनी सिविलिटी रहे कि आप एक दूसरे के विचार सुने, आप मिडिल ग्राउंड देखें और पीपल ओरिएंटेड सॉल्यूशन की खोज करें, उसको इंप्लीमेंट करें। आज का थोड़ा एपिसोड पंची है, क्योंकि हम देखते देखते आजिज हो चुके हैं, तंग आ गए हैं कि कैसे हमारे सामने दिन ब दिन डेथ बाय 1000 कट्स धीरे धीरे करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इरोड हो रहे हैं, और हम बैठ के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे। दिनकर जी ने सच ही कहा कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था कौरवों की सभा में, तो युधिष्ठिर हारे हुए जुआरी की तरह अपने सर को नीचा करके बैठे हुए थे, और भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे महारथी और खुद को धर्म के संरक्षक कहे जाने वाले लोग उसको देख रहे थे। तो जब इतिहास लिखा जाता है तो केवल अपराधियों के अपराधों की व्याख्या नहीं होती है, बल्कि वैसे लोग जो वहां तटस्थ होकर बैठे हुए हैं, जिनके सामने ये अधर्म हो रहा है, जिनके सामने ये अराजकता फैल रही है, वो भी उन अपराधों में उतना ही भागी होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।